सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम छंद पढ़ेंगे। अब ये छंद होते क्या चीज़ हैं ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसे आप देखिएगा और पहले उसको समझिएगा कि छंद कैसे क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो इन तीनों में से आज हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा छंद। दोहा छंद आपको खूब पढ़ने के लिए मिलता है, तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण को पाद भी कहते हैं। विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अब जो विषम चरण जो हैं ये और सम चरण, इसको हम अभी पढ़ेंगे, समझेंगे और उदाहरण देंगे, तो उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण से पहले थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं। विषम चरणों में आदि में जगण नहीं होना चाहिए। जगण के अंतर्गत कौन कौन से मात्रा आती हैं? लघु, गुरु, लघु। तो आदि में जगण नहीं होना चाहिए। और सम चरणों के अंत में लघु, गुरु होना चाहिए। फिर उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं। ये दोहा छंद की परिभाषा है। इसमें क्या बताया गया है कि दोहा छंद जो होता है अर्धसम मात्रिक छंद होता है। अर्ध कहते हैं आधा, सम कहते हैं समान। जो आधा समान होता है वह अर्धसम मात्रिक छंद कहलाता है। और मात्रिक इसलिए क्योंकि इन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। और इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्ति भी जिन्हें आप कह सकते हैं, उन्हें पाद भी बोलते हैं। और इसमें जो विषम कौन से होते हैं? जो
समान नहीं होते, सम नहीं होते, समान नहीं होते, यानी अलग अलग होते हैं, उन्हें विषम कहते हैं। तो जो विषम चरण होते हैं उनमें 13 मात्राएं होती हैं, और जो सम यानी समान चरण होते हैं उनमें 11 मात्राएं होती हैं। और विषम चरणों के आदि कहते हैं आरंभ में, शुरुआत में, जो प्रारंभ में जगण नहीं होना चाहिए, यानी लघु, गुरु और लघु ये जगण के अंतर्गत आती हैं। अब ये जगण जो गण है, जगण, तगण, मगण, ये हम आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आपने देख लिया होगा अच्छे से। तो जगण नहीं होना चाहिए, और जो समचरण होते हैं उनके अंत में लघु और गुरु होना चाहिए, ये नियम है। अब ये सम और विषम एक बार मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ कि विषम चरण जो कहलाते हैं पहला और तीसरा, आपने जितने भी दोहे इत्यादि देखे होंगे तो उसमें 4 पंक्तियां होती हैं। तो उसमें 4 में से जो पहली और तीसरी होती है वह कहलाती है विषम, और दूसरी चौथी कहलाती है सम। तो इस तरह से ये उदाहरण हम देखेंगे, बड़ा ही प्रसिद्ध वाला है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ विमल रघुबर जसु जो दायक फलचारी। ये आपका उदाहरण है। अब देखेंगे इसमें श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ तक एक चरण है। निज मन मुकुर सुधारी दूसरा चरण हो गया, ये यति विराम आ गए हैं। बरनौ विमल रघुवर जसु तीसरा चरण, चौथा जो दायक फलचारी। तो इस तरह से 4 चरण हो गए हैं। इसमें आपका पहला चरण ये है और तीसरा चरण ये है। इन दोनों को क्या कहेंगे? पहला और तीसरा कहलाता है विषम। विषम यानी जो समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और दूसरा उसके साथ चौथा, ये आपके कहलाते हैं समान, समचरण, यानी ये समान होते हैं इसलिए इन्हें समचरण कहते हैं। तो 4 चरण हो गए। अब इनके हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। श्री जो है आपका दीर्घ मात्रा है तो इसकी हो गई 2 मात्राएं। चिन्ह आप पहचानते हैं, हम पहली वीडियो में देख चुके हैं कि ये मात्रा लघु की होती है, ये गुरु की। इसका मतलब है 1 मात्रा और इसका मतलब है 2 मात्रा, ये गुरु है। तो श्री गुरु है, दीर्घ है तो 2 मात्राएं हो गई। गुरु के साथ लघु है तो इसकी 1 मात्रा होगी। इसके साथ भी छोटे उ की यानी ह्रस्व है तो इसकी भी 1 मात्रा, इसकी भी 1 मात्रा, इसकी भी देखते चलेंगे, है ना। सरोज में भी सा की 1 मात्रा है लेकिन रा के साथ ओ की मात्रा है। ओ जो है गुरु में आता है तो इसकी 2 मात्रा हो गई। जय की 1 मात्रा है, रा की भी और आपके जा की भी। तो यहाँ एक चरण में अब मात्राएं गिनेंगे कितनी हो गई हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ तक आपकी कितनी मात्राएं हो गई हैं? 13 हो गई हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा चरण आया है, इसकी मात्राएं गिनेंगे अब। इसके साथ भी लघु मात्रा है तो इसकी 1 मात्रा, इसकी भी 1, इसकी भी। मुकुर इसमें भी लघु ही मात्राएं हैं तो इनकी भी 1-1 मात्रा होगी। सुधारी में भी लघु है तो 1 मात्रा। अब धा के साथ आपका दीर्घ वर्ण आ रहा है तो इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। और री में आपकी फिर आपका लघु वर्ण आ गया तो इसकी 1 मात्रा हो जाएगी। अब इनको गिनेंगे 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी मात्राएं हो गई? कुल मिलाकर 11। अब आप देखेंगे आपका नियम लग रहा है, विषम चरणों में 13 होती हैं, सम चरणों में 11। तो आपका विषम चरण जो था इसकी 13 बैठ गई हैं, ये सम चरण है इसकी हो गई है 11। अब आप नीचे वाले में भी आएंगे तो यहाँ देखेंगे बा में भी लघु मात्रा है, तो इसकी 1, रा की भी 1, ना की भी, और ऊ भी लघु है और उसके साथ चंद्र बिंदु जो है ये भी लघु के अंतर्गत ही आता है, तो इसकी भी 1 मात्रा। विमल की भी 1 मात्रा है, तीनों वर्णों में लघु है और इसमें भी लघु ही हैं सारे वर्ण, तो रा की 1 मात्रा, घू की 1 मात्रा, बा की भी 1 और रा की भी 1। जशु में भी आपकी जा लघु वर्ण है, इसकी भी मात्रा 1 आएगी, और शु में भी क्योंकि लघु मात्रा है तो इसलिए लघु। अब आप इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए आप विषम चरणों में दोनों में, इस वाले में भी और इसमें भी कितनी मात्रा हो गई है? 13। अब समचरण में देखेंगे जा के साथ क्या है? ओ है, तो ये गुरु के अंतर्गत आता है इसलिए इसकी 2 मात्राएं। दा भी गुरु है, 2 मात्राएं। या की 1 मात्रा है वो लघु है, का भी लघु है, फा भी लघु है, ला भी, और चारी में चा के साथ गुरु वर्ण है इसलिए 2 मात्राएं, और री की भी 1 मात्रा होगी क्योंकि इसके साथ हीर्ष वर्ण है। अब आप इन्हें गिनेंगे 2 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्राएं हो गई हैं? 11। तो आप ध्यान से देखेंगे विषम चरणों में 13 मात्रा आ गई हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं आ गई हैं। इस कारण आपका हो गया ये दोहा छंद। और अर्ध सममात्रिक है यानी आधा समान है। विषम समान है और सम समान है तो आधा आधा हो गया ना, समान, आधा इधर से समान हुआ, आधा उधर से समान हुआ। उसके साथ क्या बताया गया था? इसके विषम चरणों के आदि यानी शुरुआत में, आरंभ में क्या नहीं होना चाहिए? जगण नहीं होना चाहिए, यानी लघु, गुरु और लघु। तो यहाँ देखेंगे आप गुरु आ रहा है, यहाँ सारे वर्ण लघु आ रहे हैं विषम चरणों में। और सम चरणों के अंत में क्या होना चाहिए? एक पहले लघु फिर गुरु। तो ये आप देखेंगे यहाँ पहले उल्टा है, यहाँ पर ये अंत में गुरु और लघु का नियम है, लघु गुरु का नहीं है। तो यहाँ पहले गुरु आएगा फिर लघु। तो आप देखेंगे यहाँ पहले गुरु आया है फिर लघु, यहाँ भी देखेंगे पहले गुरु आया है फिर लघु आया है। इस तरह से आपका ये नियम यहाँ पूरी तरह से लागू हो गया है। इस कारण आपका ये दोहा छंद बनता है। इसे आप अच्छे से नोट करेंगे, फिर हम आगे वाला दूसरा दोहा देखते हैं, दूसरा छंद देखते हैं। तो इसे फटाफट आप नोट करें, फिर मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब पढ़ेंगे हम सोरठा छंद। सोरठा, पहले परिभाषा लिख देती हूँ मैं। यह अर्धसम, अर्धसम आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी और अर्धसम ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो इसलिए इसमें भ्रमित मत होना, कैसे भी लिख सकते हो। तो यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। विषम चरणों, और विषम चरण कौन से हैं आपको याद हो गया होगा, पहला और तीसरा। तो इसके विषम चरणों में
11 11 मात्राएं होती हैं और समचरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु, पहले गुरु फिर लघु होना चाहिए और समचरणों के आदि में जगण, जगण क्या कौन कौन से वर्ण होते हैं? लघु, गुरु, लघु नहीं होना चाहिए। अभी आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, बाकी आप अभी उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी इससे पहले हमने कौन सा छंद पढ़ा था? दोहा छंद। तो दोहा छंद में देखा होगा बहुत मिलता जुलता है आपको। दोहा का उल्टा होता है सोरठा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यही चीज़ें अभी हमने दोहा में पढ़ी थी लेकिन वो उलट गई हैं। देखेंगे ये अर्ध सममात्रिक छंद तो होता ही है क्योंकि आधा छंद समान होता है। विषम एक जैसी मात्राओं वाले छंद होते हैं और सम एक जैसी मात्राओं वाले। 4 चरण इसमें होते ही हैं। विषम चरणों में, यहाँ विषम चरण पहला और तीसरा माना जाता है, तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या था? विषम चरणों में 13 मात्राएं थी, यहाँ हो गया 11। और सम चरणों में 13 मात्राएं आ गई हैं। वहाँ सम चरणों में 11 मात्राएं थी, तो उनसे बिल्कुल उलट गया। उसी प्रकार विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। और उससे पहले क्या था? दोहा में विषम चरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए। तो अब क्योंकि चरण जो थे वो पलट गए हैं, तो वही नियम अब यहाँ लागू हो गया। जो दोहे में सम था वह सोरठा में विषम हो गया है, और जो दोहा में विषम था वह सोरठा में सम हो गया है। तो इसके विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए और सम चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। ये आपका सोरठा है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। नील सरोरुह नील सरोरुह श्याम तरुण आएगा पहले। तरुण, अरुण, बारिज, नयन। कर सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये आपका उदाहरण हो गया है
सोरठा का। अब इसमें आप देखेंगे 4 चरण हो गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रकार से 4 चरण हुए। पहला और तीसरा कैसे हैं? विषम चरण हैं, और दूसरा चौथा आपका समचरण है। ठीक है, अब इसमें हम मात्राओं की गणना करेंगे। नील में दीर्घ वर्ण है तो इसकी हो गई 2 मात्राएं। ला लघु है तो 1 मात्रा, सा भी लघु। रा के साथ ओ है तो इसकी 2 मात्राएं होंगी। रा के साथ छोटा ऊ है यानी हिर्स तो इसकी 1 मात्रा। ओ जो है दीर्घ वर्ण में आता है इसलिए इसकी 2 मात्राएं हैं। और हा जो है वो भी 1 मात्रा वाला है। श्याम, अब सा जो है आपका आधा है, शुद्ध है ये व्यंजन, लेकिन ये संयुक्त हो रहा है और आ का स्वर आ रहा है तो आ दीर्घ आता है तो इसकी हो गया 2 मात्राएं, माँ की 1 मात्रा। तो अब इसमें हम गिनती करेंगे कितनी हो गई हैं, क्योंकि हमारा यहाँ एक चरण पूर्ण हुआ, यहाँ यति लगी है, उसके बाद विराम है, फिर तीसरे चरण के बाद यति है और चौथे चरण के बाद विराम है। तो अब गिनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितने हो गए हैं आपके यहाँ पर? 11 वर्ण, 11 मात्राएं हो गई हैं, वर्ण नहीं मात्राएं। अब यहाँ देखेंगे ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे लघु वाले हैं। लेकिन बा के साथ आ की मात्रा है, इस कारण इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। रा के साथ हृस्व है, इसकी 1 मात्रा, जा की भी 1 मात्रा, ना या ना तीनों की 1 मात्रा। अभी नहीं गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो समचरणों में कितनी मात्राएं हो गई? यहाँ हो गई 13 मात्राएं। यही नियम है ना कि विषम में 11 और सम में 13। अब आप आगे भी देख सकते हैं, ये भी लघु है, लघु है, सा के साथ ओ की मात्रा है तो ये गुरु हो गई, लघु 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 लघु। अब आप ये पहचान सकते हैं। और धा में आ की मात्रा है, ये दीर्घ है तो इसकी 2 मात्राएं, माँ की 1। अभी नहीं गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ भी आपकी कितनी मात्राएं हो गई हैं? 11। समचरणों का नियम पूर्ण हुआ। अब फिर सम नहीं, विषम चरणों का पूर्ण हुआ। सम में देखेंगे सा लघु, दा के साथ आ है तो गुरु, चिर भी गुरु है, 2 मात्राएं हैं। लघु इसके साथ आ है तो इसकी 2 मात्राएं, गा लघु, रा लघु और स या ना ये भी लघु लघु हैं। तो अब इनकी मात्राएं गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये आपकी जो समचरण है उनमें 13 मात्राएं लग गई हैं। उसके बाद क्या था? विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। तो ये नियम देखो आपका दोनों चरणों में लग रहा है, विषम में। और सम के आरंभ में क्या नहीं होना चाहिए था? आरंभ यानी आदि में जगण। तो यहाँ देखेंगे तीनों लघु वर्ण है और ये इसमें है पहले लघु, गुरु, लघु जगण में, और उसके बाद यहाँ 3 वर्ण, पहला लघु है, 2 गुरु हैं, तो इसका मतलब जगण भी नहीं आया। तो इस प्रकार आपका सोरठा का ये नियम भी लागू हो जाता है। इस कारण आपका यहाँ सोरठा छंद बनता है। इसको ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा आप अपने शब्दों में याद कर सकते हैं कि सोरठा सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और पहले, तीसरे या विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और समचरण यानी दूसरा और चौथा उनमें 13 मात्राएं होती हैं। इस तरह से आपका ये सोरठा छंद पूरा हुआ। आप इसे जल्दी से लिखें, फिर हम आगे वाला छंद पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे चौपाई छंद। बहुत प्रसिद्ध है, सबने खूब पढ़ी है चौपाई छंद। चौपाई, इसमें 4 चरण होते हैं।
यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु होना अच्छा माना जाता है और गुरु होना ही चाहिए। अब उदाहरण से फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो परिभाषा बिल्कुल सीधी सादी है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें 4 चरण होते हैं और यह सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक यानी इसमें चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 16 मात्राएं होनी चाहिए। और चरण के अंत में जो गुरु होना यानी गुरु मात्रा आना चाहिए वो अच्छा माना जाता है। तो ये इसका परिभाषा है। अब उदाहरण हम देखेंगे। प्रवेशी नगर कीजिए। सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु अमिय मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब आप इसे एक बार देखेंगे। मात्राएं 4 चरण हो गए हैं। मात्राएं पहले हम गिनती करते हैं। लघु 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 लघु, समझ आ रहा होगा सब में लघु मात्रा है तो इसलिए लघु की एक एक मात्रा होती है। अब का के साथ दीर्घ मात्रा आ गई है तो इसकी 2 हो जाएंगी। जा के साथ भी एक आया है, इसके भी 2। और ये भी लघु ये भी लघु। काजा में गुरु आ की मात्रा है और जा में भी। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हो गई हैं? प्रथम चरण में 16 मात्राएं। फिर हृदय लघु, क्योंकि आधा इसमें है ये वर्ण और ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है तो एक एक मात्राएं होंगी। राखी में दीर्घ मात्रा है तो 2 हो गई। खा में लघु है तो 1 मात्रा हो गई। कौशल में ओ है तो ओ की 2 मात्राएं होती हैं और ये सारे लघु हैं तो इनकी एक एक मात्रा। राजा में 2
और जा, दोनों में अब इन्हें गिनेंगे 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हो गई हैं? 16 हो गई। दूसरे चरण में अब तीसरे में देखेंगे, ये सारे लघु वर्ण हैं तो एक एक मात्राएं, लेकिन धा में दीर्घ है, दीर्घ मात्रा तो 2 मात्राएं होंगी। रिपु में भी लघु है तो 1 मात्रा, और प में भी, इनकी सबकी एक एक मात्राएं लगेंगी क्योंकि सारे लघु वर्ण हैं। और माँ भी, लेकिन ता के साथ आ की मात्रा है जो दीर्घ है तो इसलिए 2 मात्राएं होगी, और ई भी दीर्घ होता है, इसकी भी 2 मात्राएं। अब आप इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो तीसरे चरण में भी 16 हो गई। अब इसमें देखेंगे गा के साथ ओ है, दीर्घ के अंतर्गत आएगा तो 2 मात्राएं, इनकी एक एक मात्राएं हैं क्योंकि सब लघु वर्ण हैं, और ये भी लघु है, ये भी लघु है तो एक एक मात्राएं, ये सब लघु वर्ण हैं, एक एक मात्राएं, यहाँ भी ये भी लघु है। अब ता के साथ लाई में गुरु और ई भी दीर्घ है तो 2 मात्राएं। अब इन्हें गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से तो ये हमारी बैठ रही हैं वैसे 15 मात्राएं, लेकिन उसमें एक चीज़ देखेंगे हम, सिंधु में सा के साथ हिर्स मात्रा है तो उसकी 1 है, लेकिन सिंधु में जो है संयुक्त व्यंजन आ रहा है, आधा ना और धा लगा हुआ है, शुद्ध व्यंजन है। लेकिन आप सिंधु बोल करके देखिए, सिंधु, जब सिंधु बोल रहे हैं तो सा पर ज़्यादा दबाव बन रहा है, तो सिंधु जो दीर्घ 2 मात्राओं जितना समय ले रहा है, इसलिए यहाँ सा में आपकी गुरु वर्ण हो जाएगा, 2 मात्राएं लग जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ मिला करके आपकी हो जाएंगी यहाँ 16 मात्राएं। तो ये आपका चौपाई छंद का नियम लागू हो गया है। इसमें चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हैं, और हर चरण के अंत में आप देखेंगे 2-2 गुरु आ रहे हैं, 2-2 गुरु आ रहे हैं। तो इस तरह से ये नियम भी हो गया, तो 2 गुरु आना अच्छा माना जाता है। तो ये आपका जो है चौपाई छंद भी पूरी तरह से इसमें नियम लागू हो रहा है और पूर्ण हमारा हो गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इनका अच्छे से अभ्यास करिएगा। फिर अगली वीडियो में मैं आगे जो आपके मात्रिक छंद रह गए हैं उन्हें ही लेकर के आऊँगी। इसी के साथ धन्यवाद।